स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 31 चीफ मिनिस्टर। अब इससे पहले हम लोग 30 चैप्टर टिल गवर्नर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोगों ने पार्ट 3 वाला यूनिट पूरा किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, ये सारे जो चैप्टर्स थे हमारे, उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोग ये यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हो तो जो स्टेट के टर्म्स में आएंगे ना, स्टेट गवर्नमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट, तो वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी उनको समझने में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, सेंटर में भी और स्टेट में भी। मतलब कि आपकी सेंटर में पार्लियामेंट है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है। जो पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं इंडिया एज अ स्टेट को लेके, सिमिलरली वही पावर्स, वही फंक्शंस, वही ड्यूटीज़ जो है इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ना, उन स्टेट्स के गवर्नर परफॉर्म करते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया एज अ स्टेट के हेड हुए और गवर्नर जो है अपने स्टेट के हेड होते हैं। क्लियर है? जैसे उत्तर प्रदेश के गवर्नर होंगे वो उसके हेड होंगे, मध्य प्रदेश के गवर्नर होंगे वो उस स्टेट के हेड होंगे। तो सिमिलरली ये जो चीज़ है ना, गवर्नर अपने स्टेट के ही हेड होते हैं। क्लियर है ये चीज़? नाउ अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो जो पावर्स एंड फंक्शन इंडिया एज अ स्टेट को लेके प्राइम मिनिस्टर के पास है, सिमिलरली वही पावर्स एंड वही फंक्शंस जो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के पास है, सेम पावर। तो जब हम लोगों ने गवर्नर वाला चैप्टर भी किया था, मैंने आपको कहा था प्रेसिडेंट वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा उसको समझना, राइट। सिमिलरली आज जो हम लोग करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर वाला चैप्टर, इससे पहले अगर एक बार आप लोग प्राइम मिनिस्टर वाला रिवाइज कर लोगे तो आप लोगों को ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर एकदम सेम टू सेम है, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैनल पे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी कवर कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है अगर आपको अपनी यूपीएससी की जर्नी में करंट अफेयर्स को अच्छे से करना है, स्पेशली मेंस के रिस्पेक्ट में। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो आप चाहो तो वो कवर कर सकते हो। हम लोग जनवरी की ऑलरेडी कर चुके हैं, फरवरी की कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और पॉलिटी के साथ साथ अगर इकोनॉमी भी कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर्स भी अपलोडेड है, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, देखो स्टेट में क्या था, पहले इंडिया एज अ स्टेट की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। सिमिलरली अब इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनकी बात की जाए तो गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। नाउ प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। इंडिया एज अ स्टेट की बात कर रही हूँ मैं। वहीं चीफ मिनिस्टर, इंडिया में जितने स्टेट्स होते हैं उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं। क्लियर है ये चीज़? कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरीके का? इंडिया के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के हेड ऑफ द स्टेट इज उनके गवर्नर्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज उनके चीफ मिनिस्टर्स। क्लियर है ये चीज़? वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि गवर्नर आपके क्या होते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। एंड जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। क्लियर है ये चीज़? अब इसके बाद बात करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के टाइम में पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस को लेके कोई डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए हम लोग एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। हमने वो प्रोसीजर डेवलप किया है ओवर द टाइम कि इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, ठीक है। नाउ अब बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो एकदम सेम टू सेम है। चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ एक आर्टिकल है जो इसके रिलेटेड बात करता है, वो भी आर्टिकल ये कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे ना उनको हमारे गवर्नर अपॉइंट करेंगे, दैट इज इट। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बताता, कोई डिटेल प्रोसीजर लिखा हुआ नहीं है, और सिर्फ बोलता भी है तो यही कि आर्टिकल नंबर 164 आपका कहता है कि गवर्नर शॉल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। समझ में आया? तो अब क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो ओवर द टाइम हमने जो चीज़ हमने सेंटर के लिए बनाई है वही कन्वेंशन हमने स्टेट के लिए भी फॉलो किया है। तो बाय कन्वेंशन गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं? अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मुझे बताओ कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं। तो जो भी लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी में होती है उनके जो लीडर होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, प्रेसिडेंट उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अब सिमिलरली स्टेट के रिस्पेक्ट में आओ,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं उनको हमारे गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं? चीफ मिनिस्टर। गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ चीफ मिनिस्टर। क्लियर है ये चीज़? लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि किसी भी पार्टी के पास कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाए? एक तो क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती और दूसरा केस एक ये भी आता है कि जो सडनली चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी अगर सडनली वो उनका देहांत हो जाए तो क्या किया जाए उस सिचुएशंस में? तो उन सिचुएशंस में गवर्नर क्या करते हैं? अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिशन का मतलब ये कि अपनी इच्छा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी बना देते हैं। इस केस में गवर्नर यूजुअली जो लार्जेस्ट पार्टी होती है या जो कोलिएशन पार्टी होती है, मिलीजुली सरकार मतलब, उनके लीडर को अपॉइंट कर देते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर और उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने का। क्लियर है ये चीज़? दोबारा पढ़ते हैं इसको, एक बार सब भूल जाओ जो मैंने आपको बताया। तो आपको एक चीज़ पता होगी, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करते, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि ग्रुप ऑफ ये मिनिस्टर्स हैं, इनके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और ये जो चीज़ बोलते हैं वही काम प्रेसिडेंट करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार इनका कोई काम नहीं होता है। यही सेम चीज़ हमारे गवर्नर के उसमें भी होती है। हमारे गवर्नर हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कहते हैं उन्हीं की बात पे चलते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो अब जो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये आपको समझ में आएगी कि गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में इनको इन लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बता दो मैं अगला चीफ मिनिस्टर किसको चूज़ करूँ। समझ में आ गया? इन लोगों का कोई लेना देना अभी तक यहाँ पे है नहीं। तो इधर आओ। तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके जो भी आपका लार्जेस्ट पार्टी होती है या कोलिएशन पार्टी होती है, उनके लीडर को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, और चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद उनको बोलते हैं आप 1 महीने के अंदर मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करो अपनी। क्लियर है ये चीज़? अगर उन्होंने किसी ऐसे इंसान को बना दिया है, मान लो चीफ मिनिस्टर अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके, जो कि ना किसी हाउस का मेंबर है, दोनों ही हाउस में से, जैसे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो उन दोनों ही हाउसेस में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो इंसान, तो वो ऐसे इंसान को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर ही उनको अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी। तो उनको किसी एक हाउस में इलेक्ट होकर आना पड़ेगा एंड देन अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज़? तो ये है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस से हो सकते हैं। सिमिलरली जो चीफ मिनिस्टर है वो भी किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी। क्लियर है ये चीज़? एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को लेके कोई ऐसा डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है कि आर्टिकल 164 कहता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर को हमारे गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो गवर्नर कैसे अपॉइंट करते हैं? जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टी जो भी मेजॉरिटी में होती है ना, उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। हाउएवर कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है चीफ मिनिस्टर का देहांत हो गया है या कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, तो उस केस में या तो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को बना देंगे चीफ मिनिस्टर, या तो कोलिएशन में पार्टी जो होगी उसके लीडर को बना देंगे चीफ मिनिस्टर। अब ऐसे केसेस में उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का, ठीक है। और अगर उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके ना लार्जेस्ट ना कोलिएशन किसी ऐसे बंदे को बना दिया है चीफ मिनिस्टर जो कि दोनों ही हाउसेस में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो फिर उसको 6 महीने के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ेगा और अपनी मेजॉरिटी भी प्रूव करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद चीफ मिनिस्टर आपका किसी भी हाउस से बन सकते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो, किसी भी हाउस के हो वो बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये था। इसके बाद बात करते हैं ओथ की। तो चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाते हैं? हमारे गवर्नर, और ये है उनकी ओथ। ये एक बार आप लोग पढ़ लेना। इसके साथ ही जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी ओथ में एक तरीके से ये चीज़ प्रॉमिस करते हैं कि वो इनडायरेक्टली हो या चाहे डायरेक्टली हो, उन्होंने जो भी काम एज अ चीफ मिनिस्टर किया है, जो भी उनके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ वो रिवील नहीं करेंगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहें चाहे वो चीफ मिनिस्टर ना रहें, ठीक है। यानी कि चीफ मिनिस्टर जब वो नहीं है तब भी उनको अलाउड नहीं है कि उन्होंने जो भी अपने टाइम में फंक्शंस परफॉर्म किए हैं या जो भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन उनको है वो पब्लिक में आउट करें, ठीक है। ये उनको अलाउड नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, इसीलिए आपने मोस्टली देखा होगा जो हमारे प्राइम
प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं जो पहले रह चुके हैं या चीफ मिनिस्टर्स जो पहले रह चुके हैं, उनके ज़्यादातर इंटरव्यूज़ नहीं आते हैं इसी वजह से। अब बात करते हैं टर्म्स एंड सैलरीज़ की। तो जो चीफ मिनिस्टर का टर्म है वो टर्म फिक्स नहीं होता है। आपको अगर प्राइम मिनिस्टर का याद हो, प्राइम मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर का भी टर्म पीरियड फिक्स नहीं है, वो भी ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। लेकिन गवर्नर उनको तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर में उनकी मेजॉरिटी प्रूव हो रखी है, उनकी पार्टी मेजॉरिटी में है, तब तक गवर्नर भी चीफ मिनिस्टर को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके साथ हाँ, जब तक मेजॉरिटी में है तब तक नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं वैसे ही गवर्नर उनको बोल देते हैं कि आप अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दीजिए, और वो रिज़ाइन कर देते हैं, तब जाके गवर्नर उनको निकाल सकते हैं। साथ ही सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात की जाए तो वो स्टेट लेजिस्लेचर है जो चीफ मिनिस्टर की सैलरी डिसाइड करती है, और उनको उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को दी जाती है। ठीक है, लेकिन सैलरी के साथ साथ कुछ उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिए जाते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपका फ्री अकोमोडेशन हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हो गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज है जो सैलरी के अलावा उनको दी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर्स की पावर एंड उनके फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन 4 हेडिंग्स के अंदर, जिसमें पहला हेडिंग है आपका इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक चीज़ देखो, शुरू से पूरा प्रोसेस समझो। तो ये हमारे गवर्नर हैं जिनको हमारे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। अब ये गवर्नर जो है, इनके पास 2 ड्यूटीज़ है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। पहला तो ये है कि वो गवर्नर है उस स्टेट के, और दूसरा उनको एज अ एजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उस स्टेट की देखभाल करना है कि वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे उस स्टेट पे नज़र कौन रखते हैं? गवर्नर रखते हैं। नाउ ये तो ठीक है, जब वो एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तब उनको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो एज अ गवर्नर कोई काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो काम उनको ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रेकमेंड किया हो, जो भी एडवाइस इन्होंने दिया होगा, ये सिर्फ वही काम कर सकते हैं। तो ये है पूरे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इनके हेड कौन होते हैं? इनके हेड होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। तो टेक्निकली गवर्नर जो है अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो इन लोगों ने इनको एडवाइस किया हो कि आपको ये काम करना है। अब आपको इसको इस पोजीशन पे अपॉइंट करना है, उसको उस पोजीशन पे अपॉइंट करना है, तो वो सारा ही काम फिर गवर्नर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब वो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं, जब वो ये चेक कर रहे होते हैं कि ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहा होता है तो गवर्नर को वो नोटिस भेजना होता है प्रेसिडेंट को, तब जाकर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, राइट। तो फिर उस काम के लिए गवर्नर को इनमें से किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इनसे पूछ के वो काम नहीं करना है, ये गवर्नर जो है खुद ही करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो एज अ गवर्नर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको इनकी सुननी पड़ती है। अब आ जाओ इधर, तो देखो अब होता क्या है, गवर्नर ने पहले कर दिया सीएम को अपॉइंट, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए। इसके बाद चीफ मिनिस्टर कुछ नामों की लिस्ट देते हैं गवर्नर को जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा बनाना है, और गवर्नर उन्हीं लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा बनाते हैं जिनके नाम सीएम ने रेकमेंड किए होते हैं। ठीक है, तो सीएम इनके हेड हुए। अब आ जाओ इधर, चीफ मिनिस्टर को ये कुछ पावर्स दी जाती है एज हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ गवर्नर सिर्फ उन्हीं को अपॉइंट करते हैं पर्सन एज अ मिनिस्टर जिनको रेकमेंड किया हो हमारे चीफ मिनिस्टर ने, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो अलोकेट करते हैं, रीशफल करते हैं पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स, यानी कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है संभालने के लिए, कौन सा मिनिस्टर है किस ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, उस ड्यूटी के बारे में डिस्कस करना, ये सब कुछ, ये सारे रोल्स एंड फंक्शंस वगैरह असाइन करता है कौन? हमारे चीफ मिनिस्टर असाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद वो किसी मिनिस्टर को क्या कहते हैं, रिज़ाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं। इनमें से किसी को भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर है बोल सकते हैं कि आप जो है अब रिज़ाइन कर दीजिए, क्योंकि आपके जो ओपिनियन है वो हमारे काउंसिल ऑफ जो बाकी अदर मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मैच नहीं करते हैं, या कोई भी XYZ रीज़न देखे और वो मान लो नहीं करता है रिज़ाइन, तो हमारे चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर को बोल सकते हैं कि आप ना इस मिनिस्टर को इनकी पोजीशन से
से हटा दीजिए, तो हमारे गवर्नर उनको बोल देते हैं आप हट जाइए इस पोजीशन से, तो वो हट जाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में करते तो है प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक है तब तक गवर्नर की इच्छा है तब तक होल्ड करते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर ये चीज़ लिखी हुई है। इसी वजह से जब गवर्नर इनको बोलते हैं तब इनको अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। और गवर्नर कब बोलेंगे, जब चीफ मिनिस्टर बोलेंगे। आ जाओ इधर, फिर इसके बाद है, ये मैंने आपको बोल दिया, फिर जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही होती है तो उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर करते हैं। और क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या फैसले आगे लिए जाएंगे, फ्यूचर को लेके क्या प्लान है, इन सारे ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारे चीफ मिनिस्टर का काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल होता है, ठीक है। इसके बाद ये गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सारी ही एक्टिविटीज़ को जो भी ये मिनिस्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट उनको अलोकेट किया उस पोजीशन पे वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे उनको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये सारा ही कोऑर्डिनेट कौन करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। नाउ जैसे ही देखो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये इनके हेड हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनको रिज़ाइन करना पड़ता है अपनी पोजीशन से, तो अगर चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो ये लोग भी ऑटोमेटिकली अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी जो है वो कोलैप्स हो गए। क्लियर है ये चीज़। फिर नए चीफ मिनिस्टर आएंगे, फिर नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वही यहाँ लिखी हुई है कि ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अगर वो रिज़ाइन कर देंगे तो सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे इन रिलेशन टू द गवर्नर। अब ये तो हमने जो बात की थी ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर का किस तरीके का रिलेशनशिप रहता है वो। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नर के साथ कैसा रहता है, ये डिस्कस कर रहे हैं हम। ये भी एकदम सेम टू सेम है। अगर आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर का किस तरीके का रिलेशन है, सिमिलरली वही पॉइंट्स है यहाँ पे, उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गवर्नर देखो, जैसे ऊपर जाओ, गवर्नर और ये जो चीफ मिनिस्टर हैं और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये तीनों ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ना इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे? तो चीफ मिनिस्टर है जो इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, हाँ क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है, आपको कौन सी मिनिस्ट्री है ये वाली, इसके अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, अच्छा अब ये नया बिल आ रहा है इसका क्या करना है, ये क्या करना है, ये क्या करना है। तो ये सारी बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कौन डिस्कस करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर। अब आ जाओ इधर, अब ये गवर्नर है। अब गवर्नर को भी कौन खबर पहुंचाते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर की देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ आज मीटिंग हुई थी, ये कुछ बातचीत हो रही है। तो इनका कुछ डायरेक्ट ऐसा कांटेक्ट नहीं है हमारे गवर्नर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। इनकी सारी बातें, जो भी फंक्शन ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो गवर्नर तक पहुंचाने की ड्यूटी किसकी है, हमारे चीफ मिनिस्टर की है। तो चीफ मिनिस्टर एक तरीके से लिंक का काम करते हैं हमारे गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। क्लियर है ये चीज़। तो ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जो भी फंक्शंस, जो भी काम काज, जो भी डिस्कशंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चल रहा है, वो सारे डिस्कशंस गवर्नर तक पहुंचाने का काम किसका है, हमारे चीफ मिनिस्टर का है। तो यही है, टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन। तो जो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लेजिस्लेशन को लेके, कानून किस सब्जेक्ट पे बनने वाला है, कौन सा बिल आने वाला है, किस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन है चल रहा है, ये डिपार्टमेंट चल रहा है, ये सारा ही सब कुछ हमारे चीफ मिनिस्टर है जो गवर्नर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, सब कुछ बता दिया, वही लिखा हुआ है। और अगर गवर्नर को ऐसा लगता है, जैसे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनमें से किसी एक मिनिस्टर ने अपने मन की बात कुछ कर दी, कोई लॉ ला दिया किसी स्पेसिफिक मैटर पे, और ये गवर्नर के सामने आया ये मैटर, तो गवर्नर चाहे तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं, ये बोल के कि सिर्फ एक मिनिस्टर ने कहा है, मैं चाहता हूँ कि सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इस मैटर पर मंजूरी हो, तब इस डिस्कशन को आगे फर्दर बढ़ाया जाए। तो वो रिकंसिडरेशन के लिए भी बोल सकते हैं। अगर किसी एक स्पेसिफिक मिनिस्टर ने कोई बात अपनी रखी है तो उस मैटर पर वो बोल सकते हैं कि इसमें पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहमति हमको चाहिए। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद गवर्नर को जो है हमारे चीफ मिनिस्टर वो एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग टू द
अपॉइंटमेंट की, जैसे हमारे गवर्नर हैं, काफ़ी पोजीशंस पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं लोगों को, तो किसको अपॉइंट करना है, क्या क्वालिफिकेशंस है, किस तरीके से अपॉइंट करना है, वो सारी चीज़ें हमारे चीफ मिनिस्टर है जो गवर्नर को बताते हैं, ठीक है। लाइक एडवोकेट जनरल हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, तो इनको किसको अपॉइंट करना है इन पोजीशंस पे, वो हमारे चीफ मिनिस्टर है जो गवर्नर को बताते हैं, एंड देन गवर्नर उन्हीं लोगों को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, अब स्टेट लेजिस्लेचर के साथ किस तरीके का रिलेशन है चीफ मिनिस्टर का, तो चीफ मिनिस्टर के पास ये कुछ पावर्स हैं, तो हमारे गवर्नर को हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जो ये एडवाइस करते हैं कि कब हाउस को समन करना है, प्रोरोग करना है, जब भी हाउस सेशन में होगा तब, ठीक है। तो वो गवर्नर फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और वो काम वो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद कब डाइसोल्यूशन करना है लेजिस्लेटिव असेंबली का, कब डिसॉल्व करना है लेजिस्लेटिव असेंबली का, इस चीज़ के रिगार्डिंग भी हमारे चीफ मिनिस्टर ही हैं जो गवर्नर को बोलते हैं, तब जाके गवर्नर जो है उसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज या कुछ भी ऐसा होता है वो हाउसेज के सामने हमारे चीफ मिनिस्टर ही है जो रखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अदर पावर्स एंड फंक्शन, तो ये तो तीन हमने रिलेशनशिप पढ़े हैं किस तरीके के हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, गवर्नर के साथ, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। अब इनके अलावा भी कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं चीफ मिनिस्टर के पास, वो देखते हैं। तो सबसे पहला तो है ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। ही एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन है कंसर्न जोनल काउंसिल के बाय रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एट अ टाइम। ही इज़ अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है बताना मुझे, ठीक है। एंड देन बोथ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चीफ स्पोक्स पर्सन है स्टेट गवर्नमेंट के। इसके बाद ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग एमरजेंसीज, यानी कि चीफ मिनिस्टर को क्राइसिस मैनेजर इन चीफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है ना, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया या अर्थक्वेक हो गया या कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई या हेल्थ इमरजेंसी जैसे कि कोविड-19 आपका पैंडमिक था, ऐसा कुछ हो गया, तो सीएम ही पॉलिटिकल लेवल पर सबसे बड़ा डिसीजन मेकर होता है। उनका काम होता है कि सिचुएशन को तुरंत रिव्यू करें, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जैसे पुलिस हो गए, डिजास्टर रिलीफ टीम्स हो गए, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हो गए, उनको एक्टिवेट करना, पब्लिक को एड्रेस करना, उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाना, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प वगैरह मांगना, ये सारा ही काम जो है किसका हो जाता है, चीफ मिनिस्टर का हो जाता है। इसीलिए उनको क्राइसिस मैनेजर इन चीफ भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे अगर किसी स्टेट में अगर फ्लड आ जाए तो सीएम हेलीकॉप्टर सर्वे करता है, रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करता है और इंश्योर करते हैं कि लोगों तक हेल्प पहुंच रही है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद एज अ लीडर ऑफ स्टेट ही मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड रिसीव्स मेमोरेंडा फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। देखो चीफ मिनिस्टर को लीडर है वो उस स्टेट के, इस वजह से कई बार लोग उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। क्लियर है ये चीज़, तो इस वजह से ऐसा होता है। फिर ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। ऑब्वियसली यहाँ सर्विसेज का मतलब है स्टेट सिविल सर्विसेज, जैसे आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है। तो चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड होते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का काम जो है ना लॉ के हिसाब से होता है, लेकिन उनकी पॉलिसीज डायरेक्शन वगैरह उनको कौन देता है, सीएम या मिनिस्टर्स देते हैं, ठीक है। सीएम ही डिसाइड करते हैं कि स्टेट का डेवलपमेंट मॉडल क्या होगा, किस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी मिलेगी, कौन से एरिया में रोड स्कूल वगैरह बनाए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सीएम ही ऑफिसर्स की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र या प्रमोशन वगैरह के जो डिसीजंस होते हैं ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है ये चीज़, तो इसी वजह से तो इनका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप विद द गवर्नर। अब चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में एग्जैक्टली कैसा रिलेशनशिप रहता है वो, तो ये चीज़ ना हमने सेम टू सेम अभी यहाँ पे डिस्कस की है, ये रहा इन रिलेशन विद द गवर्नर वाले टॉपिक में। यही सेम चीज़ है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और इनको हम लोग आर्टिकल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वो आर्टिकल नंबर आप लोग ध्यान रखना, जैसे आर्टिकल नंबर 163 आपका कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे विद द चीफ मिनिस्टर एज हेड टू एड एंड एडवाइज
advise the governor on the exercise of his function except in so far as he required to exercise his function or any of them in his discretion। तो जो भी functions गवर्नर परफॉर्म करेंगे एक्सेप्ट कुछ मैटर्स पे जहाँ वो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, या कुछ कुछ जगह जैसे गवर्नर को डिस्क्रिशन है कि फॉर एग्जांपल कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है या कोई लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, कोलिएशन पार्टी नहीं है, तो वो अगर बना देते हैं किसी को रैंडमली सीएम, फिर उसको 6 महीने के अंदर जो है अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना डिस्क्रिशन, यहाँ पे वो इंटरफेयर नहीं करते हैं कोई भी सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही एड एंड एडवाइस पे गवर्नर काम करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 164 क्या कहता है कि चीफ मिनिस्टर शॉल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शॉल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे हमारे गवर्नर और बाकी के मिनिस्टर्स को भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद। चीफ मिनिस्टर जिनके नाम रेकमेंड करते हैं तो उन्हीं को अपॉइंट कर दिया जाता है। इसके बाद मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जब तक गवर्नर की इच्छा है तब तक मिनिस्टर्स अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बात ऑन पेपर है। जब तक मेजॉरिटी में है वो पार्टी तब तक सीएम को उनकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शॉल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बात ट्रू है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को। सिमिलरली जो हमने वहाँ पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, सेम वही केस है यहाँ पे। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तुरंत रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 167 की, जो क्या कहता है, इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब ये 3 चीज़ें हैं जो ड्यूटी है हमारे चीफ मिनिस्टर की, टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। जो भी डिस्कशन चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लेजिस्लेशन को लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच, वो सारे का सारा काम काज सब कुछ डिस्कशन किसको? गवर्नर को बताने की ड्यूटी किसकी है? चीफ मिनिस्टर की है। इसके बाद टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द गवर्नर में कॉल फॉर। यानी कि अगर गवर्नर किसी मैटर पे आपसे कुछ पूछते हैं कि बताओ इस चीज़ को लेके क्या हालचाल है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये भी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि उस मैटर के रिगार्डिंग गवर्नर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की है। फिर इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। यानी कि किसी एक मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है किसी एक स्पेसिफिक मैटर पे, तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए हमारे गवर्नर बोल सकते हैं कि ये जो मैटर है ना, सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अनुमति अभी नहीं है, पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इस मैटर को देखा जाएगा आगे। तो रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं अगर किसी एक मिनिस्टर ने उस पर कोई फैसला लिया है तो। क्लियर है ये चीज़? तो ये था हमारा पूरा आज का चैप्टर। अब ये मैंने बुक के एंड में ये मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे, मैंने सोचा यहाँ पे लिख देती हूँ। आर्टिकल नंबर देखो 163, 164 एंड 167 तो हमने अभी रीड किए, यही 3 आर्टिकल है। 167 हो गया, 164 एंड 163। इसके अलावा कुछ आर्टिकल 166 एंड 177 ये बात करते हैं आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल बिजनेस, जैसे कि फाइल अप्रूव कराना, डिसीजंस लेना, ऑर्डर्स वगैरह निकालना, वो कैसे होगा, किस तरीके से वो चीज़ की जाएगी। इसके बाद आर्टिकल नंबर 177 बताता है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट्स द हाउसेस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं, चाहे वो किसी फाइल को अप्रूव करना हो, किसी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो, कोई ऑर्डर इशू करना हो, वो सारे के सारे काम गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो बस यही सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई है। इस आर्टिकल के ना 3 क्लॉज होते हैं, 1, 2, 3, ये तीनों एक बार आप लोग पढ़ना खुद से एक बार, ठीक है, सर्च करके। और मैंने बाकी आपको कहा था आर्टिकल्स की एक शीट बनाने के लिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख लेना। इसके बाद चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। अब इस चैप्टर के ऊपर ना डेडिकेटली मुझे कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को नहीं मिला है। जैसे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे किसी एक क्वेश्चन में होता है ना 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, तो कोई 1-2 स्टेटमेंट हो गई जो इस चैप्टर से आई हुई है, अदरवाइज कोई डायरेक्टली क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, और जो थोड़े बहुत मिले वो मैंने इन्हीं में इंक्लूड कर दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो वो आपके कवर हो जाएंगे अगर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कर लेते हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द स्टेट लेवल द चीफ मिनिस्टर इज एनालॉगस टू। अब मुझे एक चीज़ बताओ,
हमने जब गवर्नर वाला पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नर की पावर्स को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, प्रेसिडेंट से, और चीफ मिनिस्टर की पावर्स को, चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस को किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। Now, which of the following best explains the phrase holds office during the pleasure of the governor in the context of a chief minister? तो ये बता, देखो इस लाइन का मतलब तो हमें भी पता है। इस लाइन का मतलब होता है कि जब तक गवर्नर की इच्छा है तब तक, ठीक है। लेकिन चीफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो लाइन है, ये लाइन का मतलब क्या होता है, ये लाइन का मतलब होता है कि जब तक वो पार्टी मेजॉरिटी में है तब तक हमारे गवर्नर जो है उनको नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तभी निकाल सकते हैं जब वो पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी खो देती है, ठीक है। नाउ गवर्नर कैन डिसमिस द सीएम विदाउट जस्टिफिकेशन, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। सीएम होल्ड्स ऑफिस ओनली टिल द गवर्नर इज इन द ऑफिस, नहीं। सीएम कैन बी डिसमिस्ड ओनली व्हेन ही लूजेस लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी। हो गया, ये मिल गया आंसर हमको, सी ऑप्शन। जब वो अपनी मेजॉरिटी खो देते हैं सिर्फ और सिर्फ हम तभी उनको उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चीफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज बी फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली। इज दिस ट्रू कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ आपका लेजिस्लेटिव असेंबली से ही हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से नहीं हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। मैंने आपको बताया था दोनों ही हाउसेस से हो सकता है। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर इवन इफ नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर कोई दोनों ही हाउसेस में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो क्या उसको हम लोग चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और 6 महीने के अंदर ही उसको अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी, किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये तो गलत हो गया, सिर्फ सेकेंड है जो सही होगा, बी। इसके बाद, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी चीफ मिनिस्टर फॉर हाउ लॉन्ग बिफोर ही मस्ट गेट इलेक्टेड। तो एक पर्सन है जो कि मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, चीफ मिनिस्टर रह सकता है। कितनी देर तक वो चीफ मिनिस्टर रह सकता है बिना इलेक्टेड, जब तक वो इलेक्टेड नहीं है तब तक। तो देखो, कोई इंसान, जो मैंने आपको अभी बताया, वो दोनों ही हाउसेस में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ता है और मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है। तो 6 महीने तक वो किसी भी हाउस का मेंबर ना बने भी चीफ मिनिस्टर रह सकता है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग। चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल, मेंबर ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म्स दीज रोल। ये तीनों ही काम जो है कौन करते हैं? सोचो, थोड़ा आइडिया लगाओ, मुझे आंसर बताना इसका, ठीक है। ये हमने लास्ट अभी जो टॉपिक पढ़ा था ना, अदर पावर्स एंड फंक्शंस, उसी में हमने तीनों डिस्कस किए हैं। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो इनमें से कौन से ऐसी पोजीशन है जिनके लिए जिनको कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। एडवोकेट जनरल के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में पढ़ा था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन, इनके बारे में भी पढ़ा था। तो इन तीनों ही पोजीशन पर जो भी लोग हैं उनको हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर जिनको भी बोलते हैं उन्हीं को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर की बेसिकली एडवाइस के बाद इनको अपॉइंट किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सी, तीनों ही। इसके बाद 7th है आपका, द सीएम में बिलोंग टू ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एकदम सही है। CM who is a member of legislative council cannot vote in no confidence motion। अच्छा, अगर कोई, देखो, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन निकलता है, यानी कि वो जो पार्टी है वो कॉन्फिडेंस में आपकी नहीं है, तो क्या उसके दौरान जो CM है वो वोट कर सकते हैं? अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कैसे वोट कर सकते हैं? तो ये लाइन एकदम सही है। A person not elected to either house can continue indefinitely as CM if supported by assembly। Not at all, सिर्फ 6 महीने तक ही रह सकते हैं, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है। तो 7th का आपका 2nd and 3rd हो जाएगा, सॉरी 1st and 2nd हो जाएगा ओनली आपका ए वाला, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इधर 8th क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर प्लेज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है? अलोकेशन ऑफ मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियोज, तो हमें पता है कि वो असाइन करते हैं सबको, तो ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनली। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ टू मिनिस्टर्स,
देन एडवाइजिंग ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि हमारे गवर्नर को हमारे चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे। रिप्रेजेंटिंग द स्टेट इन इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी लिखा हुआ है। तो ACD तो है, तो B इज़ योर राइट आंसर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है हमारे चीफ मिनिस्टर का, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, जस्ट एज अ कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। इसके बाद एक्सप्रेशन एड एंड एडवाइस का मतलब क्या है, जो आर्टिकल नंबर 163 में लिखा हुआ है, CM एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। ऑब्वियसली बाइंडिंग है, तो ये तो गलत हो गया। गवर्नर में इग्नोर एडवाइस इन ऑल मैटर्स, गवर्नर कैन नॉट इग्नोर। इसके बाद CM एडवाइस इज बाइंडिंग इन मोस्ट मैटर एक्सेप्ट वेयर डिस्क्रिशन इज अलाउड। ये एकदम सही है कि CM की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है, लेकिन कुछ जगहों पे उनको डिस्क्रिशन दी हुई है गवर्नर को, वहाँ पे उनको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ द CM, इनमें से कौन सा CM का इम्प्लिसिट फंक्शन है? तो देखते हैं फटाफट से। कंट्रोलिंग MLA सैलरी, तो CM का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर्स वर्क, ये जो चीज़ है ये है CM ही है जो कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है आपका कि कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वो चीज़ हम मानते हैं कि CM का ये काम है। तो वो चीज़ क्या मानते हैं हम, कोऑर्डिनेट करना, कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच जो पोर्टफोलियोज डिवाइड हुई हैं, जो मिनिस्ट्रीज डिवाइड हुई हैं, जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, वो सारा कुछ जो है हमारे CM देखते हैं। ठीक है। इसके बाद डायरेक्टिंग जुडिशियल फंक्शन, डिसमिसिंग द गवर्नर, इन दोनों में से कोई भी काम नहीं है उनका। ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर सिग्निफाइज। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, हमने जब चैप्टर स्टार्ट ही किया तभी बताया था मैंने आपको कि हमारे जो CM है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, इस वजह से उनको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो गवर्नर बीइंग रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नर हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। CM बीइंग द रियल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये एकदम सही है, CM जो है रियल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। CM's पावर एज हेड ऑफ द जुडिशरी, बिल्कुल नहीं। CM बीइंग नॉमिनल हेड अंडर आर्टिकल 168, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। Then comes 12th question, which of the following roles of CM is extra constitutional? extra constitutional का मतलब होता है कि constitution में नहीं है लिखा हुआ, not explicitly mentioned in constitution। तो इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो constitution में नहीं है लिखा हुआ बट हमारे CM जो है करते हैं? तो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लिखा हुआ है। इसके बाद रिकमेंडिंग अपॉइंटमेंट्स टू गवर्नर, ये भी लिखा हुआ है। ये लास्ट के 3 आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया उसी में चीज़ें हैं। फिर है चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, फिर कम्युनिकेटिंग कैबिनेट डिसीजंस टू गवर्नर। तो ऑप्शन नंबर C होगा जो राइट आंसर है। चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ये चीज़ नहीं है लिखी हुई, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम है। ठीक है। नेक्स्ट, CM's ओथ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, इनमें से आप बताना CM की ओथ में क्या है क्या नहीं है, पढ़ के एक बार। ठीक है। नाउ CM इज़ नॉट इन्वॉल्व इन, इनमें से किस पे CM इन्वॉल्व नहीं रहते हैं? वो है प्लानिंग बोर्ड ऑफ स्टेट, इसमें रहते हैं। राज्यसभा इलेक्शन, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल। तो ऑब्वियसली राज्यसभा के इलेक्शन में उनका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज मस्ट द CM परफॉर्म अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167? आर्टिकल नंबर 167 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी ड्यूटीज़ है जो CM को परफॉर्म करनी ही पड़ेगी? अटेंड पार्लियामेंट, कम्युनिकेट मिनिस्ट्रियल डिसीजंस टू गवर्नर, ऑब्वियसली दिस इज द राइट आंसर। जो भी काम, जो भी मिनिस्ट्रीज, जो भी ये डिस्कशन चल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो सारा का सारा गवर्नर तक ट्रांसफ़र करो डेटा, क्या क्या बातचीत हुई है आपकी, वो काम है हमारे चीफ मिनिस्टर का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड फॉर डिसमिसल ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि इनमें से किस ग्राउंड पर चीफ मिनिस्टर को उनकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता? लॉस ऑफ मेजॉरिटी इन असेंबली, हटाया जा सकता है, जैसे ही अपनी मेजॉरिटी खो दी आप असेंबली से हट चुके हैं। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं आपको आपकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा उस स्टेट में, गवर्नर नोटिस भेज देंगे। देन डिस्क्रिशनरी विल ऑफ गवर्नर, ये एकदम ठीक है, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी विल पे उनको नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि अगर वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर देते हैं तब हटाया जा सकता है। देन है फेलियर टू गेट इलेक्टेड विद इन 6 months इफ नॉट ऑलरेडी अ मेंबर, करेक्ट, अगर आप 6 महीने के अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाते हो, नहीं मेंबर बन पाते हो किसी भी हाउस के, तो आपको हटा दिया जाएगा।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग? ही रेकमेंड्स टू द गवर्नर अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, ही इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ही इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट असेंबली। अब एक चीज़ बताओ, ये तीनों अगर आपको नहीं भी पता है सही है गलत है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो पता है ना कि गलत है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये तो चीफ मिनिस्टर थोड़ी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा या राज्यसभा में किसी के भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं क्या? नहीं होते, स्पीकर या चेयरमैन होते हैं। तो सिमिलरली लाइक सीएम क्यों होंगे? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है? तो द चीफ मिनिस्टर्स टर्म इज को-टर्मिनस विद द असेंबली, यानी कि जैसे ही आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म हो जाती है तो हमारे चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, जो चीफ मिनिस्टर है उनका भी रोल जो है वो खत्म है। एकदम ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म, आपकी लोकसभा जैसे डिसॉल्व हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर हमारे नए आते हैं। सिमिलरली जैसे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, नए चीफ मिनिस्टर आएंगे, तो ये एकदम सही है। फिर द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर इन ऑल मैटर्स, नॉट इन ऑल मैटर्स, सभी मैटर्स पे नहीं, कुछ जगह उनको डिस्क्रिशन भी है। द सीएम मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, नहीं। द सीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल है वो। तो ये जो है आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन द चीफ मिनिस्टर इज प्राइमिस इंटर पैरिस, मीनिंग ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में ही बताया हुआ है क्या होता है इसका मतलब, फर्स्ट अमंग मिनिस्टर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। तो जैसे ही किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है, आप लोगों ने इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उस स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर हट चुका है, चीफ मिनिस्टर हट चुके हैं, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ सब कुछ प्रेसिडेंट संभाल रहे हैं, और टू बी प्रिसाइजली प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर संभाल रहे हैं, ठीक है। तो आपका एडवाइस द गवर्नर ये तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। एड्रेस द लेजिस्लेचर ये भी नहीं। एलोकेट पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर ये भी नहीं, इनमें से कोई भी काम नहीं करते हैं वो, तो डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, जिसका ठीक होगा मैं पिन कर दूंगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली मैचेस द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल विद द प्रोविजन रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल है, ये मोटिव क्या है उन आर्टिकल का ये लिखा हुआ है, अब आपको बताना है कौन से सही करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ओथ ऑफ सीक्रेसी एडमिनिस्टर्ड टू द चीफ मिनिस्टर, बताना इनमें से कौन सा सही है। देन नेक्स्ट, which of the following is not a function of the chief minister in relation to the council of ministers? ये ऑप्शंस हैं, बताना मुझे कौन सा सही है। the chief minister recommendation to the governor is constitutionally binding in किन matters पे है, बताना मुझे। देन आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड सीएम। गवर्नर एंड सीएम के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, इसको लेके 3 पॉइंट्स हैं, बताना कौन से पेयर हैं जो सही है, कौन से पॉइंट्स हैं जो सही है। नेक्स्ट, सीएम्स रेजिग्नेशन इज सबमिटेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएम अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं ये मुझे आप लोग बताना। देखेंगे आप लोगों ने लक्ष्मीकांत ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हैं। और इनके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इकोनॉमी या फिर विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स करने में, तो स्क्रीन पर आपकी वीडियोज़ आ रही होंगी, देख लेना। तो बाकी आई होप आपको पसंद आया हो आपको आज का लेक्चर। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।